पिछले कुछ हफ्तों से भारत और मध्य पूर्व के हवाई क्षेत्र में एक अजीब सी उथल-पुथल रही है। हाँ, काफी उड़ानें प्रभावित हुई हैं। और इसका कारण कोई तूफान या खराब मौसम नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर इथियोपिया में हाइलिए गुब्बी नाम के एक ज्वालामुखी का फटना था। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि एक ज्वालामुखी अफ्रीका में फटता है और यहाँ भारत में उड़ानें रद्द हो जाती हैं। हाँ। आखिर ये पता कैसे चला? हाँ, ये कनेक्शन समझना जरूरी है। मतलब एक पायलट अपनी आंखों से या अपने इतने सोफिस्टिकेटेड रडार पर ज्वालामुखी की राख को क्यों नहीं देख सकता? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन है उस अदृश्य खतरे को ट्रैक करने वाली तकनीक को समझना जो आसमान में हमारे विमानों को सुरक्षित रखती है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस मामले की परतें खोलते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ज्वालामुखी की राख इतनी खतरनाक क्यों है। जब हम राख सुनते हैं तो दिमाग में वो लकड़ी जलने के बाद बची नरम भूरी सी चीज आती है। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन ज्वालामुखी की राख बिल्कुल अलग है। कैसे? ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। ज्वालामुखी की राख कोई नरम कालिक नहीं है। अच्छा। असल में ये पिसी हुई चट्टान, खनिज और सबसे खतरनाक चीज ज्वालामुखी कांच मतलब वोल्केनिक ग्लास का एक बहुत ही महीन मिश्रण है। कांच? हाँ, कांच। सोचिए, एक पहाड़ जबरदस्त धमाके के साथ फटता है और अपने ही टुकड़े करके हवा में फेंक देता है। ये टुकड़े इतने छोटे होते हैं कि धूल की तरह उड़ते हैं, लेकिन होते पत्थर और कांच के ही कण हैं। मतलब ये इंजन के लिए वैसा ही है जैसे कोई उसमें रेत फेंक दे, सैंड ब्लास्टिंग जैसा कुछ? उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक। सैंड ब्लास्टिंग तो सिर्फ सतह को नुकसान पहुंचाएगी। तो फिर ये क्या करता है? यहाँ बात इंजन के बंद होने की है, और यहीं पर इसकी केमिस्ट्री बहुत दिलचस्प हो जाती है। अच्छा। देखिए, एक आधुनिक जेट इंजन का जो कोर तापमान है वो लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस तक मतलब पहुंच जाता है। बहुत ज्यादा गर्म। हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन इस राख में मौजूद ज्वालामुखी कांच वो लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलना शुरू हो जाता है। ओह, तो मतलब इंजन की गर्मी उस कांच को पिघलने के लिए काफी है? बिल्कुल। फिर क्या होता है? जैसे ही विमान राख के बादल में घुसता है, ये कांच के कण इंजन में खींच जाते हैं। इंजन के गर्म हिस्से में पहुंचते ही ये पिघलकर एक चिपचिपे पिघले हुए कांच में बदल जाते हैं। लेकिन इंजन में आगे चलकर कुछ हिस्से थोड़े ठंडे होते हैं, जैसे टरबाइन ब्लेड्स। ओके। जैसे ही ये पिघला हुआ कांच इन ब्लेड से टकराता है, ये उन पर एक सख्त परत के रूप में फिर से जम जाता है। तो ये राख इंजन के लिए वैसा ही है जैसे धमनियों के लिए कोलेस्ट्रॉल। बिल्कुल। हाँ। कि वो अंदर जाके जम जाता है और सब कुछ ब्लॉक कर देता है। ये कांच की परत टरबाइन ब्लेड्स को पूरी तरह से ढक लेती है, हवा के रास्ते को रोक देती है, और इंजन का दम घुटने लगता है। बिल्कुल। उसे सांस लेने के लिए हवा नहीं मिलती। इसी स्थिति को फ्लेम आउट कहते हैं, यानी इंजन का हवा में ही बंद हो जाना। एक के बाद एक सारे इंजन? हाँ, सारे इंजन बंद हो सकते हैं। ये सिर्फ सुनने में ही इतना डरावना लग रहा है। ये कोई थ्योरी तो नहीं है? क्या ऐसा सच में कभी हुआ है? हुआ है, और ये एविएशन इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक है। कब की बात है ये? 1982 की। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट 9 लंदन से न्यूजीलैंड जा रही थी। विमान एक बोइंग 747 था और उसमें 263 लोग सवार थे। जब विमान इंडोनेशिया के ऊपर से गुजर रहा था तो अचानक केबिन में धुआं भरने लगा और सल्फर की गंध आने लगी। सल्फर की गंध? ज्वालामुखी वाली? बिल्कुल। यात्रियों ने खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें एक अजीब नजारा दिखा। विमान के पंख और इंजन एक अजीब सी नीली हरी रोशनी से चमक रहे थे। वो क्या था? उसे सेंट एल्मोज फायर कहते हैं। ये तब होता है जब हवा में बहुत ज्यादा स्थैतिक आवेश मतलब स्टैटिक चार्ज हो। तो पायलटों को क्या लगा? उन्हें लगा कि वे किसी तूफान में फंस गए हैं, लेकिन उनके मौसम रडार पर सब कुछ साफ था। हाँ, बिल्कुल साफ था। फिर वही बात, रडार पर कुछ नहीं दिख रहा था। कुछ भी नहीं। और फिर एक एक करके विमान के चारों इंजन बंद हो गए। चारों? एक के बाद एक। 4 फेलियर। आप कल्पना कीजिए, रात का समय है, आप 37,000 फीट की ऊंचाई पर हैं और आपके पास कोई पावर नहीं है। एक 250 टन का विमान अब बस एक ग्लाइडर बनकर नीचे गिर रहा था। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। कैप्टन एरिक मूडी ने यात्रियों को एक ऐसा अनाउंसमेंट किया जो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। वी हैव अ स्मॉल प्रॉब्लम। ऑल 4 इंजन्स हैव स्टॉप्ड। स्मॉल प्रॉब्लम? हाँ, जाहिर है ये कोई स्मॉल प्रॉब्लम नहीं थी। विमान हर मिनट हजारों फीट नीचे गिर रहा था। तो क्या वे क्रैश होने वाले थे? उनके पास जकार्ता एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ऊंचाई नहीं थी। वे समुद्र में क्रैश करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पायलटों ने हार नहीं मानी।
उन्होंने क्या किया? वे लगातार इंजन को रिस्टार्ट करने की कोशिश करते रहे। जैसे ही विमान नीचे गिरते गिरते लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, जहां हवा थोड़ी घनी और साफ थी, अचानक एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ? एक इंजन, फिर दूसरा चालू हो गया? हाँ, फिर तीसरा और आखिरकार चौथा इंजन भी चालू हो गया। ये कैसे हुआ? ऐसा माना जाता है कि जब विमान नीचे आया तो ठंडी और घनी हवा के झोंके ने जमे हुए कांच की परत को तोड़ दिया, जिससे इंजन फिर से सांस ले सका। और विमान सुरक्षित उतर गया? हाँ, विमान सुरक्षित रूप से जकार्ता में उतर गया। बाद में जांच में पता चला कि वे अनजाने में माउंट गैलुंगंग ज्वालामुखी के राख के बादल से होकर गुजरे थे। ये कहानी इस खतरे को एकदम असली बना देती है और ये हमें उसी मूल सवाल पर वापस लाती है। अगर ये इतना खतरनाक है और 1982 में भी पायलट इसे नहीं देख पाए थे, तो आज भी पायलट इसे अपने रडार पर क्यों नहीं देख पाते? तकनीक तो बहुत आगे बढ़ गई है। तकनीक जरूर आगे बढ़ी है, लेकिन भौतिकी के नियम नहीं बदले। मतलब? विमानों में लगा मानक मौसम रडार पानी की बूंदों या बर्फ के कणों का पता लगाने के लिए बनाया गया है। नमी को ढूंढता है? हाँ, ये माइक्रोवेव सिग्नल भेजता है जो नमी से टकराकर वापस आते हैं, जिससे पायलट को पता चलता है कि आगे बादल हैं या बारिश। और ज्वालामुखी की राख पूरी तरह सूखी होती है? एकदम सूखी, और उसके कण इतने छोटे होते हैं कि रडार का सिग्नल उनसे टकरा के ठीक से वापस नहीं आ पाता। तो सिग्नल का क्या होता है? वो बस उन कणों के बीच से होकर गुजर जाता है। इसका मतलब पायलट के लिए उनके सामने एक घना, इंजन को बंद कर देने वाला बादल हो सकता है, लेकिन उनकी रडार स्क्रीन पर सब कुछ साफ दिखेगा। ये इसे एक पूरी तरह से अदृश्य और घातक खतरा बना देता है। ये सोचना ही अजीब है। इससे तो उन लोगों का काम और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है जो इस पर नजर रखते हैं। तो आखिर वे नजर रखते कैसे हैं? इसका जवाब है एक वैश्विक सुरक्षा नेट। सुरक्षा नेट? हाँ, दुनिया भर में 9 विशेष केंद्र हैं जिन्हें वॉल्केनिक ऐश एडवाइजरी सेंटर्स या शॉर्ट में VACs कहते हैं। VACs? ये ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के एक बड़े प्रोग्राम का हिस्सा हैं। ये केंद्र 24 घंटे दुनिया के हर ज्वालामुखी पर नजर रखते हैं। तो इथियोपिया वाले विस्फोट की चेतावनी भी इनमें से किसी एक ने दी होगी? बिल्कुल, वो चेतावनी फ्रांस के टुलूज में स्थित सेंटर ने जारी की थी। तो ये सेंटर्स ही हैं जो असल में दुनिया के वॉल्केनो डिटेक्टिव्स हैं, कह सकते हैं। लेकिन अगर वे भी रडार का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उनकी आंखें क्या हैं? वे इस अदृश्य बादल को कैसे ट्रैक करते हैं? उनकी आंखें जमीन पर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में हैं। सैटेलाइट? हाँ, वे पूरी तरह से सैटेलाइट पर निर्भर करते हैं। उनका मुख्य उपकरण सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग है। ये सैटेलाइट्स खास तरह के सेंसर से लैस होते हैं जो वायुमंडल में मौजूद अलग अलग गैसों और कणों की पहचान कर सकते हैं। अच्छा, तो वे सैटेलाइट से सीधे राख के बादल को ही देखते हैं? सीधे तौर पर नहीं, क्योंकि राख की अपनी कोई खास पहचान नहीं होती जिसे अंतरिक्ष से पकड़ना आसान हो। तो फिर? इसलिए वे एक प्रॉक्सी यानी एक पहचान चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। वे मुख्य रूप से 2 चीजों को ट्रैक करते हैं, एक तो राख का बादल खुद, और दूसरा उसके साथ यात्रा करने वाला सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 का गुबार। तो वे राख को नहीं बल्कि उसकी गंध यानी सल्फर डाइऑक्साइड को ट्रैक कर रहे हैं? आप ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल। SO2 एक प्रमुख गैस है जो विस्फोटक ज्वालामुखी विस्फोटों के दौरान बड़ी मात्रा में निकलती है। और सैटेलाइट इसे देख सकते हैं? हाँ, सैटेलाइट्स वायुमंडल में इसके इंफ्रारेड सिग्नेचर यानी इसकी खास तापीय पहचान को बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। सही। जहां जहां SO2 का घना बादल दिखेगा, ये एक मजबूत संकेत है कि ज्वालामुखी की राख भी वहीं मौजूद है। तो इस सिग्नेचर से वे पूरे गुबार का एक नक्शा बना लेते होंगे? बिल्कुल, उसकी सीमा, उसकी ऊंचाई और उसके घनत्व का पूरा नक्शा। और फिर वे इस नक्शे का क्या करते हैं? फिर इस सारे डेटे को बहुत जटिल संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान मॉडल में डाला जाता है, जैसे मौसम विभाग तूफान के लिए करता है। ठीक वैसे ही ये मॉडल हवा के बहाव और अन्य वायुमंडलीय डेटा का विश्लेषण करके ये अनुमान लगाते हैं कि ये राख का बादल अगले 18 घंटे, 24 घंटे या उससे भी अधिक समय तक कहाँ जाएगा। तो इथियोपिया से भारत तक की चेतावनी इसी का नतीजा थी? हाँ, इसी सैटेलाइट ट्रैकिंग और कंप्यूटर मॉडलिंग का। ये सिस्टम सुनने में तो बहुत मजबूत लगता है, लेकिन जब ये काम करता है तो इसका असर भी बहुत बड़ा होता है। मतलब? मेरा मतलब है उड़ानें रद्द करना, उनका रास्ता बदलना। इसमें एयरलाइंस को भारी खर्च उठाना पड़ता है और यात्रियों को भी बहुत परेशानी होती है। सही बात है। मुझे याद है 2010 में आइसलैंड में एक ज्वालामुखी फटा था और उसने तो जैसे पूरे यूरोप को ही ठप कर दिया था। आप एजिएफ्ला जोकुल विस्फोट की बात कर रहे हैं। वो इस सिस्टम के लिए एक असली परीक्षा थी।
वो इतना बड़ा क्यों था? क्योंकि वो ज्वालामुखी एक बहुत ही संवेदनशील जगह पर फटा था, ठीक उत्तरी अटलांटिक के व्यस्त हवाई गलियारे के नीचे। उसका असर बहुत बड़ा था। एक हफ्ते के अंदर यूरोप का ज्यादातर हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया था। लगभग 1 लाख उड़ानें रद्द हुई, 1 करोड़ से ज्यादा यात्री जहां के तहीं फंस गए। 1 करोड़ यात्री? हाँ, और एयरलाइंस को हर दिन करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा था। ये तो एक आर्थिक आपदा जैसा लगता है। उस घटना ने जरूर इस बात पर जोर दिया होगा कि हमें इससे निपटने का कोई बेहतर और ज्यादा सटीक तरीका चाहिए। बिल्कुल। क्या इस ट्रैकिंग सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए कोई नई तकनीक आ रही है? आ रही है। इजाफलोजुकुल की घटना के बाद से ही इस क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया है। कैसा बदलाव? अभी तक ध्यान क्षेत्रीय निगरानी पर था, यानी बड़े स्तर पर यह पता लगाना कि राख का बादल कहाँ है और पूरे हवाई क्षेत्र को नो-गो जोन घोषित कर देना। और अब जोर इस बात पर है कि उड़ान के दौरान ही इसका पता कैसे लगाया जाए, यानी इन फ्लाइट डिटेक्शन। मतलब विमान खुद ही अपने लिए इस खतरे का पता लगा ले। हाँ, यही अंतिम लक्ष्य है। और इसके लिए जो तकनीक उभरकर सामने आ रही है उसका नाम है लाइडार। लाइडार, इसको पूरा नाम है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये कैसे काम करता है? ये कुछ रेडार की तरह ही काम करता है, लेकिन ये माइक्रोवेव की जगह लेजर प्रकाश का उपयोग करता है। लेजर? हाँ, लेजर की किरणें बहुत महीन होती हैं और वे ज्वालामुखी की राख जैसे सबसे छोटे और सूखे कणों का भी पता लगा सकती हैं, जिनसे रेडार सिग्नल चूक जाता है। तो क्या लाइडार सिस्टम का इस्तेमाल शुरू हो गया है? अभी ये परीक्षण के दौर में है। दुनिया के कुछ हवाई अड्डों के आसपास ग्राउंड बेस्ड लाइडार सिस्टम लगाए गए हैं। जमीन पर? हाँ, ताकि ये देखा जा सके कि वे उतरते या उड़ान भरते विमानों के लिए राख का पता लगा सकते हैं या नहीं। लेकिन असली गेम चेंजर होगा एयरबॉर्न लाइडार, यानी विमान पर ही लगा हुआ लाइडार सिस्टम। बिल्कुल। तो भविष्य में एक पायलट की स्क्रीन पर मौसम के रडार के साथ साथ एक और डिस्प्ले होगा जो इन अदृश्य बादलों का 3D नक्शा दिखाएगा। आप बिल्कुल सही समझे। कल्पना कीजिए कि एक विमान उड़ते समय अपने आगे के वायुमंडल को लगातार लेजर से स्कैन कर रहा हो। इससे पायलटों को राख के बादल का एक रियल टाइम 3D नक्शा मिल जाएगा। हाँ, उन्हें पता होगा कि बादल कितनी दूर है, कितना ऊंचा है, कितना घना है। तो फिर वे पूरे रास्ते को बदलने या उड़ान रद्द करने के बजाय उस बादल से बचने के लिए छोटे और सटीक मोड़ ले सकेंगे। बिल्कुल, इससे सुरक्षा भी बढ़ेगी और एजाफलोजुकुल जैसी घटनाओं से होने वाला आर्थिक नुकसान और व्यवधान भी बहुत कम होगा। तो हवाई यात्रा का सुरक्षित भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम विमान को ही इस अदृश्य चीज को देखने की क्षमता कैसे देते हैं। यह विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन यह हकीकत बनने की राह पर है। अंत में उन यात्रियों के लिए क्या संदेश है जिनकी उड़ान हाल ही में ज्वालामुखी के राख के कारण रद्द हुई है और वे हवाई अड्डे पर फंसे हुए हैं? उनके लिए संदेश है, धैर्य रखें। ज्वालामुखी की राख के कारण हुई देरी बारिश या बर्फबारी की वजह से होने वाली सामान्य देरी नहीं है। जैसा कि हमने ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 9 की कहानी से सीखा, ये एक गंभीर और जानलेवा सुरक्षा खतरा है। तो ये जो परेशानी है वो एक तरह से अच्छी बात है। हाँ, आपको जो व्यवधान और परेशानी हुई है वो असल में इस बात का प्रमाण है कि पूरे सिस्टम ने, इस वैश्विक चेतावनी प्रणाली ने अपना काम पूरी तरह से ठीक किया है। तो हर रद्द की गई उड़ान एक तरह से एक सफल मिशन है। निश्चित रूप से हर रद्द की गई उड़ान एक सक्रिय सुरक्षा उपाय है। यह उस विमान और उसमें सवार हर एक जिंदगी की रक्षा के लिए उठाया गया एक जरूरी कदम है। इसे असुविधा के तौर पर नहीं बल्कि वैश्विक चेतावनी प्रणाली की एक जीत के रूप में देखा जाना चाहिए। यह दिखाता है कि हमारी तकनीक हमें उन खतरों से बचाने में सक्षम है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है कि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत खतरे को टाल देने में होती है। बिल्कुल। ये पूरी चर्चा इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि कैसे तकनीक हमारे लिए उन खतरों को दृश्यमान बना रही है जो अब तक अदृश्य थे। लेकिन जैसे जैसे वायुमंडल को नए और बेहतर तरीके से देखने की हमारी क्षमता बढ़ती है, भविष्य में आसमान में हमें और किन अदृश्य खतरों से निपटना पड़ सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। चाहे वे अंतरिक्ष के मलबे के छोटे टुकड़े हों, ड्रोन के झुंड हों या कुछ और जो अभी हमारी कल्पना से भी परे है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में खोजना होगा।